डॉक्टर स्पीक कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं ममता चोपड़ा। डॉक्टर स्पीक कार्यक्रम में हम आपके लिए हमेशा कुछ ऐसे विषय लेकर आते हैं डॉक्टर्स की पैनल के साथ कोविड-19 को लेकर, जिनको लेकर सवाल होते हैं आप सबके जहन में। आज हम मुद्दा लेकर आए हैं महिलाओं से जुड़ा हुआ। दरअसल अलग अलग आयु वर्ग अलग अलग समस्याएं देख रहा है। ऐसे में महिलाओं से जुड़े मुद्दे, खासतौर पर वो महिलाएं जो गर्भवती हैं, प्रेग्नेंट हैं, या वो महिलाएं जो ब्रेस्ट फीडिंग करवाती हैं या स्तनपान करवाती हैं, कोविड-19 को लेकर उनके सामने क्या मुश्किलें हैं, वैक्सीन को लेकर क्या कुछ भ्रांतियां तो नहीं है आपके मन में, क्या है सच्चाई, ये तमाम सवाल लेकर हम हाजिर हैं आज। आपको बता दें कि कार्यक्रम के शुरू में 15-20 मिनट के लिए हम 10-11 सवाल अपने विशेष मेहमानों से लेंगे, डॉक्टर से लेंगे। उसके बाद हम पैनल ओपन करेंगे और जो दर्शक हैं उनके जवाब, उनके भी सवाल फेसबुक पर लिए गए या फोन लाइन के जरिए हम उसके बाद लेंगे। तो शुरुआत कर लेते हैं और हमारे साथ इस वक्त जुड़ गई हैं डॉक्टर के अपर्णा शर्मा, जो एडिशनल प्रोफेसर है डिपार्टमेंट ऑफ गायनेकोलॉजी, एम्स नई दिल्ली से। और डॉक्टर अपर्णा, बहुत बहुत स्वागत है आपका। डॉक्टर अपर्णा, चूंकि आप गायनेकोलॉजिस्ट हैं, आपसे हम प्रेगनेंसी के संदर्भ में कुछ सवाल लेना चाहेंगे। पहला सवाल आपसे मैं ये पूछना चाहूंगी कि क्या गर्भवती महिलाओं में संक्रमण का खतरा ज्यादा होता है कोविड का? जी धन्यवाद। सारे श्रोताओं को नमस्कार। मैं ये कहना चाहूंगी कि कोविड-19 बीमारी का प्रेग्नेंट वुमेन में होना ज्यादा लाइकली नहीं है। मतलब ये चांसेस नहीं होते कि अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो आपको कोविड-19 ज्यादा होगा। लेकिन अगर आपकी प्रेगनेंसी में कोविड-19 हो जाता है तो थोड़ा सा ज्यादा खतरा रहता है कि आपको कॉम्प्लिकेशंस का रिस्क थोड़ा सा ज्यादा हो सकता है। मतलब ऐसा नहीं होता है कि कोविड-19 जो प्रेग्नेंट वुमेन हैं, क्योंकि उनके शरीर में बहुत सारे बदलाव हो रहे हैं, तो वो ज्यादा वल्नरेबल हो कोविड-19 को लेकर? नहीं, तो प्रेग्नेंट वुमेन में ऐसा नहीं है कि कोविड-19 ज्यादा उनको हो जाएगा। अच्छा। लेकिन अगर उनको कोविड-19 होता है तो उसमें नॉर्मल प्रेग्नेंट वुमेन के बजाय थोड़े से रिस्क ऑफ कॉम्प्लिकेशंस ज्यादा होंगे, जैसे कि बीपी थोड़ा ज्यादा होना, है ना, या फिर उनको आईसीयू में ज्यादा एडमिट होना, या फिर उनको टाइम से पहले की डिलीवरी होना, या बच्चे में थोड़ी सी ज्यादा दिक्कतें आना, इस तरह की दिक्कतें ज्यादा होंगी। लेकिन ऐसा नहीं। यहीं पर मैं लेती हूँ फिर अपना दूसरा सवाल आपसे कि कोविड संक्रमण में चूंकि हम देखते हैं कि गर्भवती महिलाओं को डॉक्टर्स के पास भी जाना होता है, रेगुलर चेकअप्स भी होते हैं, संक्रमण से फिर गर्भवती महिलाएं कैसे करें अपना बचाव? तो इस बारे में मैं ये कहूंगी कि जैसे कि नॉर्मल महिलाएं अपना बचाव करेंगी, तो गर्भवती महिलाओं को हम कहते हैं शील्डिंग करना। तो आइसोलेशन, एक जो हम एसएमएस जो नॉर्मल सारे लोग फॉलो करते हैं, मास्क पहनना, सोशल डिस्टेंसिंग करना, सैनिटाइजेशन करना। लेकिन ये गर्भवती महिलाओं को, ना सिर्फ महिलाओं को बट उनके परिवार वालों को और भी ज्यादा ध्यान रखना है कि घर पे रहें, ज्यादा से ज्यादा घर पे रहें, बिना बात के बिल्कुल बाहर ना जाएं। इवन हम आजकल एंटीनेटल केयर प्रोटोकॉल जो है, मतलब आप कब डॉक्टर का विजिट करें, पहले हम कहते थे कि 8 बार प्रेगनेंसी में आप डॉक्टर को विजिट करें, बट अब हम अपने प्रोटोकॉल हमने बदल दिया है कि डॉक्टर का विजिट आप सिर्फ 4 बार ही करेंगे 9 महीने में। आपको 8 बार डॉक्टर के पास जाने की आवश्यकता नहीं है। तो आप सिर्फ तीसरे महीने में, 5वें महीने में, 7वें महीने पे और 9वें महीने पे, अगर आप एक लो रिस्क प्रेग्नेंट वुमेन है, आपको अनड्यू कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं है, तो आप बार बार अस्पताल ना जाएं। और आजकल टेली कंसल्टेशन की सुविधा है, आप अपने डॉक्टर से फोन पे बात करिए, वीडियो कॉल पे बात करिए, लेकिन अस्पताल ना जाएं बार बार। तो इस तरह का ध्यान रखिए। घर पे भी अपने आप को अंदर रखिए, सैनिटाइज करिए, रेस्पिरेटरी हाइजीन फॉलो करिए, हैंड वॉशिंग फॉलो करिए। और अगर आप इस तरह का ध्यान रखिए, आपके परिवार इस तरह का ध्यान रखेंगे, तो आप ज्यादा से ज्यादा सुरक्षित रहेंगे। डॉक्टर अपर्णा, अब मैं वो सवाल लेना चाहूंगी आपसे जिसको लेकर भ्रांतियां लोगों में बहुत ज्यादा है, यूं कहें कि संशय भी बहुत ज्यादा है, कि क्या कोरोना वायरस गर्भवती महिला से बच्चे को संक्रमित कर सकता है? हाँ, तो ये आई थिंक ये जो भी कभी महिला प्रेग्नेंट होती है तो अपने से ज्यादा अपने बच्चों की चिंता करती है, तो ये बहुत बड़ा क्वेश्चन था। और जब ये फर्स्ट वेव में कोविड हमने देखा पहली बार, तो ये काफी ज्यादा रिसर्च का टॉपिक भी रहा है। तो वर्ल्ड वाइड अभी बहुत सारी डिलीवरियां हो चुकी हैं, बहुत ज्यादा रिसर्च हो चुका है। तो ये देखा गया है कि जो इसको कॉन्जेनाइटल ट्रांसमिशन हम जो बोलते हैं कि प्रेगनेंसी के दौरान, डिलीवरी के दौरान
बच्चों पर ये इन्फेक्शन बहुत ज्यादा तरीके से नहीं जाता है। और ये भी देखा गया है कि बच्चे इन्फेक्ट कैसे होते हैं, वो डिलीवरी के बाद जब माँ और बच्चे साथ में रहते हैं तो थोड़ा बहुत चांसेस ऑफ इन्फेक्शन, वो भी अगर हम ब्रेस्ट फीडिंग फिर भी करना चाहिए और अगर हम केयरफुली करें तो भी बहुत कम चांसेस हैं। मतलब एक बहुत ज्यादा लार्ज सीरीज ऑफ केसेस देखा गया है, तो उसमें भी अराउंड 1.5 to 2% चांस ऑफ बच्चे गेटिंग अफेक्टेड हैं, जो कि बहुत ज्यादा सीरियस नहीं माना जाता है। और माँ का पेट के अंदर ट्रांसमिशन टू बेबी एक्चुअली बहुत कम डॉक्यूमेंटेड है, मतलब 1-2 केस रिपोर्ट्स हैं। तो मैं कहूंगी कि बिल्कुल चिंता नहीं करना है इस बारे में कि अगर माँ को हो गया तो बच्चे में जो जन्मजात, जैसे जिनको हम बोलते हैं कि खराबी हो जाना, बच्चे की बनावटी खराबी होना, ये बिल्कुल नहीं देखा गया है। रिस्क ऑफ अबॉर्शन जो है वो भी इंक्रीज नहीं देखा गया है। जो बच्चे का पेट के अंदर खत्म हो जाना, जिसको हम स्टिल बर्थ बोलते हैं, वो भी इंक्रीज रिस्क नहीं देखा गया है। जो एक चीज देखी गई है वो है टाइम से पहले, जिसको हम प्री टर्म बर्थ बोलते हैं, थोड़ा सा टाइम से पहले डिलीवरी हो जाना, वो थोड़ा इंक्रीज्ड रिस्क देखा गया है। यानी 9 महीने से पहले ही बच्चे का जन्म हो जाना, मेजरली बहुत ज्यादा रिस्क अभी देखा नहीं गया है थ्रू इन्फेक्शन टू द मदर। तो मैं ये कहूंगी कि हमें उस रिगार्ड में बहुत ज्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं। डॉक्टर अपर्णा, इसके बाद सवाल आता है कि जब डिलीवरी हो रही है, प्रसव हो रहा है और माँ पॉजिटिव है, तो प्रसव से पहले यानी डिलीवरी से पहले और बाद में कोविड पॉजिटिव महिला को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? सबसे पहले तो मैं बोलूंगी कि चिंता नहीं करना है। आज की डेट में हमारे पास एडिक्वेट एक्सपीरियंस हो चुका है। तो मैं बोलूंगी कि अभी जो भी महिला प्रेग्नेंट हैं, बहुत ज्यादा चिंता नहीं करिए और कभी भी आप अपने गायनेकोलॉजिस्ट के साथ टच में रहिए। कभी भी कोविड पॉजिटिव होते हैं तो पॉजिटिव सेंटर्स हैं, मोस्ट ऑफ द सेंटर्स जो इक्विप्ड होते हैं उनको काफी एक्सपीरियंस हो चुका है किस तरीके से हैंडल करना है। कोविड पॉजिटिव प्रेग्नेंट महिला का जो केयर है वो कोविड पॉजिटिव स्टेटस से फर्क नहीं पड़ता। अगर आपको नॉर्मल डिलीवरी होना है तो वो नॉर्मल कर सकते हैं, सिजेरियन होना है तो वो सिजेरियन कर सकते हैं। जब तक 95% ऑफ द टाइम आपको एक नॉर्मल वायरल बुखार की तरह ये रहेगा और ये निकल जाएगा। आपको घर में होम आइसोलेशन में रहना है, जैसे कि नॉर्मल नॉन प्रेग्नेंट लोग रह रहे हैं, कमरे में रहना है, अपना बुखार को मॉनिटर करना है, आपका सैचुरेशन मॉनिटर करना है, खूब अच्छे से खाना पीना खाना है और अपना हाइड्रेशन मेंटेन करके रखना है। खतरे की घंटी की ध्यान रखना है। अगर आपको परसिस्टेंट बुखार आ रहा है जो कि 5-6 दिन पर भी ठीक नहीं हो रहा है, साथ में आपको सांस फूल रही है, या इस तरह के सिचुएशन में, या फिर प्रेगनेंसी रिलेटेड कोई खतरा है, जैसे कि आपका बच्चा नहीं घूम रहा है या आपको कोई ब्लीडिंग हो रही है या कोई पानी जाने की खतरे लग रहा है, तो ऐसी सिचुएशन में आप तुरंत अस्पताल जाएंगे। दूसरी बात, अगर आप लेबर या डिलीवरी की कोई शंका हो रही है तो आप तुरंत अस्पताल में भर्ती होंगे। तीसरा सिचुएशन, अगर आपको प्रेगनेंसी और कोविड के साथ कोई और दिक्कत है, जैसे डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है और कोई दिल की बीमारी है, मतलब कोई कॉम्प्लिकेटेड प्रेगनेंसी है, ऐसी सिचुएशन में भी हम कोविड के साथ, प्रेगनेंसी के साथ अगर कोई और कोमॉर्बिडिटी है तो हम चाहते हैं कि हम आपको भर्ती करके रखें। तो ऐसी 3 सिचुएशन में हम भर्ती करेंगे। तो हम लोगों के अब प्रोटोकॉल्स काफी क्लियर हो चुके हैं, फर्स्ट वेव का एक्सपीरियंस है, तो आपको चिंता नहीं करना है। कोई भी कोविड केयर प्रोवाइडर के पास अच्छे से रजिस्टर करके आप रहेंगे तो आउटकम्स काफी ठीक रहता है। आपकी एश्योरेंस मेरे को लगता है बहुत जरूरी है डॉक्टर अपर्णा, इस वक्त जब इतनी सारी महिलाएं जो प्रेग्नेंट हैं वो इस बात को लेकर चिंतित हो रही हैं। लेकिन अब एक सवाल जो मैं आपसे पूछने वाली हूँ वो वैक्सीन को लेकर है, जिसको लेकर बहुत बार हमसे सवाल पूछा जाता है कि क्या कोरोना की वैक्सीन गर्भवती महिलाओं के लिए सुरक्षित है? इज दिस कोविड-19 वैक्सीनेशन सेफ फॉर प्रेग्नेंट वुमेन? देखिए, अभी मैं इस बारे में बस इतना कहूंगी कि अभी तक हमारी कंट्री में हमारी सरकार ने कोरोना वैक्सीन का परमिशन नहीं दिया है प्रेग्नेंट और ब्रेस्ट फीडिंग महिलाओं के लिए। तो मैं नहीं बोल सकती कि आप अभी उसको दीजिए, क्योंकि ये हमारी सरकार की तरफ से ये डायरेक्टिव अभी नहीं आया है। ठीक है जी, तो अभी अगले कुछ दिनों में क्या होता है उस हिसाब से हम वापस आपके पास आएंगे और हम ये फिर से हम बताएंगे कि क्या है। बट आज की डेट में इस समय पर ये वैक्सीन का डायरेक्टिव हमारी सरकार की तरफ से
नहीं है, क्योंकि जो स्टडीज हुए हैं, जितना नॉलेज हमारे पास अवेलेबल है, वो mRNA वैक्सीन पर हो रखे हैं, जो कि इंडिया में अभी अवेलेबल नहीं है। जितना पास्ट एक्सपीरियंस है वो कोवैक्सीन जैसी वैक्सीन के ऊपर है। कोवैक्सीन पर भी स्टडी नहीं हुआ है, लेकिन कोवैक्सीन जिस तरह की वैक्सीन पे स्टडी पहले प्रेग्नेंट महिलाओं पे हो चुका है, जैसे इन्फ्लुएंजा वैक्सीन हैं, उस तरह की वैक्सीन पे एक्सपीरियंस है, बट ऑफ हैंड अभी हमारे पास एक्सपीरियंस नहीं है, परमिशन नहीं है, तो मैं नहीं कह सकती कि आप लोग जाके तुरंत वैक्सीनेशन कराइए। आपने बहुत अच्छे से जवाब दिया है। जल्द ही हमारी सरकार, हमारे डॉक्टर, हमारी बहुत सारी गायनी सोसाइटीज, हम सब लोग इसके पीछे लगे हुए हैं कि हमारी प्रेग्नेंट महिलाएं सेफ रहें। तो हम बहुत जल्द ही आप लोगों के पास वापस आएंगे, जब हमारे पास ज्यादा इंफॉर्मेशन होगी और हम आपको ज्यादा ठोस एक इंफॉर्मेशन दे पाएंगे। जी, तो आपने बहुत सही कहा है कि जो mRNA वैक्सीन हैं, जैसे फाइजर या मॉडर्ना, उन पर रिसर्च हुई है, हो रही है प्रेग्नेंट और ब्रेस्ट फीडिंग वुमेन पे, लेकिन हमारे देश की जो वैक्सीन हैं उनमें अभी रिसर्च होना बाकी है, अभी टेस्टिंग होना बाकी है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर पर्णा इन सवालों के जवाब के लिए। लेकिन आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि डॉक्टर स्पीक में आगे भी हम सवाल लेंगे आपसे। लेकिन फिलहाल मैं अब मेरी को एंकर मुनमुन सेन भी, हमारे मुनमुन भट्टाचार्य भी हमारे साथ जुड़ गई हैं और अपने सवालों के साथ। मुनमुन, हमने अभी तक प्रेग्नेंट वुमेन को लेकर सवाल लिए हैं, लेकिन हाँ, अब हम रुख करना चाहेंगे ब्रेस्ट फीडिंग वुमेन के लिए। Absolutely, Dr. Aparna, like we are focusing on COVID-19 and prevention, management and care for COVID-19 women who are pregnant and lactating, and like Mamta said, she's already focused on pregnant women. So let's shift our focus to lactating women now. Can a COVID positive mother breastfeed the baby? Yes, so I think this is a very, very important aspect of being COVID positive, and there has been adequate evidence now and enough studies to say that it is very important that COVID positive women should breastfeed their babies. You know, given the background of our country, given the advantages of breastfeeding, it is very important that every COVID positive woman should try and breastfeed the baby. But there are certain precautions that we should take, that when you are breastfeeding your baby, you should take all the respiratory hygiene before and after breastfeeding. Wash hands, use a mask on your face, on your nose and mouth when you're breastfeeding. After breastfeeding, keep the baby at a distance of 6 feet and use all the respiratory precautions. Do not cough or sneeze on the baby. And if you actually use all of these precautions, you can breastfeed your baby with very, very good results. And, and you do not transmit the infection to the baby, with the advantages, all the advantages of the breastfeeding that you are able to provide to the baby. Absolutely. So you say यहाँ पर मैं डॉक्टर अनीता गुप्ता को भी इंट्रोड्यूस करना चाहूंगी। हमारे साथ डॉक्टर अनीता गुप्ता, CMO यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड गायनेकोलॉजिस्ट, GTB हॉस्पिटल, हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। डॉक्टर अनीता गुप्ता ब्रेस्ट फीडिंग को लेकर कैंपेन चला रही हैं, और ऐसे में डॉक्टर अनीता गुप्ता, आपसे हम ब्रेस्ट फीडिंग को लेकर सवाल पूछना चाहेंगे। एक सवाल जो हम पूछ चुके हैं कि क्या कोविड पॉजिटिव मदर्स ब्रेस्ट फीड कर सकती हैं, जिसको लेकर जवाब बहुत स्पष्ट है कि कोविड पॉजिटिव मदर्स या माएं जो संक्रमित हैं वो भी ब्रेस्ट फीड कर सकती हैं, स्तनपान करा सकती हैं, और स्तनपान कराना बिल्कुल सुरक्षित है बच्चे के लिए। लेकिन जो तमाम एहतियात हम बरतते हैं कि संक्रमण एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ना फैले, उसको लेकर जो स्तनपान कराने वाली महिलाएं हैं उन्हें थोड़ा ज्यादा गहराई से इसका ध्यान रखना है। डॉक्टर अनीता गुप्ता, अभी हालांकि डॉक्टर पर्णा ने इसके बारे में विस्तार से जवाब दिया, लेकिन इसका जवाब आपसे भी चाहेंगे हिंदी में। खासतौर पर बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं दूर दराज के क्षेत्रों की जो हिंदी में ये समझना चाहेंगी कि स्तनपान कराने वाली माँ क्या करा सकती है स्तनपान बच्चे को अगर वो संक्रमित है। हाँ, डॉक्टर पर्णा ने बिल्कुल सही कहा है कि जो ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स हैं, अगर वो कोविड पॉजिटिव हो जाती हैं, उन्हें अपना ही स्तनपान ब्रेस्ट मिल्क ही देना चाहिए, क्योंकि हम सभी जानते हैं, मैं बहुत नरेट नहीं करूंगी डिटेल में, कि ब्रेस्ट फीडिंग के बहुत सारे फायदे हैं। बहुत इन्फेक्शन से बचाता है, इम्यूनिटी बढ़ाता है, जो कि इस टाइम बहुत जरूरी है हमारे बच्चों को भी मिलना। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि उन्हें ब्रेस्ट फीड किया जाए। लेकिन इनमें 2-3 चीजें हो जाती हैं। स्टेज क्या है मदर की? अगर मदर ब्रेस्ट फीड करा सकती है डायरेक्टली, इतनी बीमार नहीं है, तो वो डायरेक्टली ब्रेस्ट फीड करा सकती है। लेकिन अगर मदर सिक है, वो अपना ब्रेस्ट फीड नहीं दे पा रही है, वो एडमिटेड है, उसका ब्रेस्ट मिल्क नहीं आ रहा है,
नहीं दे पा रही है डायरेक्टली, तो वो एक्सप्रेस कर सकती है अपनी ब्रेस्ट मिल्क को, और कटोरी और चम्मच से उस बच्चे को कोई भी केयर गिवर जो कोविड पॉजिटिव नहीं है वो उस बच्चे को दे सकता है। और तीसरी तरह की मदर्स हैं, अगर वो इतनी बीमार हैं कि वो एक्सप्रेस भी नहीं कर सकती हैं, दूध निकाला नहीं जा सकता है, तो हम कहते हैं कि डोनर मिल्क है हमारे यहाँ, वहां से भी मिल्क आ सकता है, या कोई और केयर गिवर उसका मिल्क निकाल सकती है, हेल्प कर सकती है उसको, वो दिया जा सकता है। या वेट नर्सिंग भी, अगर घर में कोई दाई माँ जिसे पहले हम कहते थे वो है, तो वो भी अगर विलिंग है तो बच्चे को दूध पिला सकती है जी। तो देना मदर्स मिल्क इज बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम बच्चे को बेनिफिट देना चाहते हैं सारे मदर्स मिल्क का। बिल्कुल ठीक। डॉक्टर नीता, यहाँ पर एक और सवाल बनता है कि अमूमन जब बच्चे का जन्म होता है तो नवजात शिशु को कहा जाता है कि माँ के साथ सटा के रखें, उसको बॉडी हीट दीजिए, उसकी जान बचाने के लिए वो बहुत जरूरी होता है। खासतौर पर हमने ग्रामीण इलाकों में देखा है और अन्य जगहों पर भी इस टेक्निक को यूज किया जाता है। क्या संक्रमित माँ भी नवजात शिशु को अपने करीब रख सकती है? हाँ बिल्कुल, ये WHO मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की रिकमेंडेशन है कि जैसे ही बेबी बॉर्न हो टू अ कोविड मदर, उसको माँ के साथ ही रखा जाए, विद इन 1 आवर उसको माँ के फीट से लगाया जाए, ब्रेस्ट से लगाया जाए, ताकि इससे 2-3 फायदे हैं। एक तो आपने बताया कि टेम्परेचर कंट्रोल रहता है बच्चे का, दूसरा माँ को स्ट्रेस नहीं होता, माँ उसके साथ अगर बच्चा रहता है तो कुछ हार्मोन्स ऐसे रिलीज होते हैं जो मदर को रिलैक्स करते हैं, जो कि इस बीमारी में स्ट्रेस होना इज नॉट द गुड थिंग। एंड थर्डली है कि जो सस्टेनेबिलिटी और ब्रेस्ट फीडिंग कंटिन्यूएशन रेट है वो भी देखा गया है कि ज्यादा होता है। बट जैसा कि हम काफी टाइम से बात कर रहे हैं, रेस्पिरेटरी हाइजीन और कुछ चीजें बहुत जरूरी हैं जो कि हमें देखने हैं अगर हम बच्चे को माँ के साथ रखते हैं और फीड कराते हैं। जी डॉक्टर नीता, जो महिलाएं स्तनपान कराती हैं, द लैक्टेटिंग मदर्स, क्या वो वैक्सीन ले सकती हैं? अभी हमें हालांकि डॉक्टर अपर्णा ने स्पष्ट किया था कि कोई गाइडलाइन है नहीं, लेकिन एक बार फिर मैं ये सवाल आपसे लेना चाहूंगी। देखिए, ऐसा है कि हमारे पास कोई स्टडीज नहीं है जो ये शो करती हैं कि ये सेफ है, बट स्टिल जो CDC है या हमारी फॉक्सी है या हमारी RCOG है, जो भी हमारी गाइडलाइंस है, वो सब यही कहती हैं कि कोविड इन्फेक्शन के रिस्क को वे करते हुए, दिस पैंडेमिक को रिस्क को देखते हुए हमें ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स को वैक्सीनेशन करना चाहिए, क्योंकि ये हम लाइव वैक्सीन से नहीं कर सकते, लेकिन जो हमारे पास वैक्सीन अभी अवेलेबल है उनसे हम करा जा सकता है। लेकिन अभी हमारी गवर्नमेंट का कोई गाइडलाइंस ऐसी नहीं आई है। लेकिन जैसे कि अपर्णा ने कहा, डॉक्टर अपर्णा ने, कि हम बात कर रहे हैं, फॉक्सी ने भी अपना रिकमेंडेशन दिया है, IAP ने भी दिया है, तो मेरे को ये पता चला है, आई विल इनटू दिस क्लू दैट 1 या 2 दिन में हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की भी गाइडलाइंस आने वाली हैं जो ये कहेंगे कि ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स को भी फीडिंग दिया जा सकता है, ब्रेस्ट फीड किया जा सकता है जी। तो यानी और हमें कुछ जगह से तो ये भी डाटा आ रहा है जी कि अगर हम ब्रेस्ट फीड कराते हैं तो कुछ एंटीबॉडीज जो है ब्रेस्ट मिल्क के थ्रू बच्चों में जा रही हैं, जो कि हमारे न्यूबॉर्न बच्चों को भी शायद बेनिफिट देंगी। तो अभी हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नहीं किया, बट सून आई थिंक दे विल बी स्टार्टिंग। तो यानी जो स्टडीज दूसरे देशों से हमें हुई हैं, उनके आधार पर कुछ ना कुछ निर्णय 1-2 दिन में आने वाले वक्त में जल्दी सरकार की ओर से लिया जा सकता है। तो ब्रेस्ट फीडिंग वुमेन को, स्तनपान कराने वाली महिलाओं को इंतजार करना होगा कि सरकार की ओर से जब दिशा निर्देश आ जाएंगे उसके बाद ही वो टीकाकरण के बारे में सोच सकती हैं। फिलहाल एक और सवाल बनता है डॉक्टर नीता यहाँ पर कि कोरोना की वजह से स्तनपान कराते हुए किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है? पॉजिटिव मदर है या नहीं है, स्तनपान कराते वक्त प्रैक्टिकली व्यवहारिक तौर पर किन बातों का ध्यान रखें? देखिए, अगर वो कोविड नेगेटिव है मदर तो कोई भी ऐसी बहुत जरूरत नहीं है, बट हम यहाँ कोविड पॉजिटिव मदर्स की बात कर रहे हैं या सस्पेक्टेड कोविड की बात कर रहे हैं, तो उनको एक तो मास्क लगाना बहुत जरूरी है, और वो उस तरह का N95 या ट्रिपल लेयर होना चाहिए। द क्लॉथ मास्क विल नॉट डू, एंड टाइटली फिट होना चाहिए, और जैसे हम कहते हैं, इट शुड बी प्रॉपरली यूज्ड। सेकेंडली, द बेबी जब भी वो मदर लेती है ब्रेस्ट फीडिंग के लिए, तो उसके हाथ धुले हुए होने चाहिए या प्रॉपरली वॉश्ड होने चाहिए फॉर 40 सेकेंड्स। एंड थर्डली जरूरी है कि आपने कहा कि 40 सेकेंड तक साबुन से हाथ धोने चाहिए माँ को बच्चे को स्तनपान कराने से पहले। हाँ जी। अच्छा। और थर्डली हमने ये भी कहा कि मास्क भी उसका ट्रिपल लेयर या N95 होना चाहिए। लेकिन अगर N95 मास्क नहीं है माँ के पास
ज्यादातर अगर गरीब परिवारों की बात करते हैं तो N95 मास्क नहीं होता उनके पास, तो क्या वो घर पे कोई खास मास्क बना सकते हैं? एटलीस्ट डबल या ट्रिपल लेयर का यूज कर सकते हैं और हाथ अच्छे से वॉश कर सकते हैं। 3 सतह होनी जरूरी है, कम से तीन कम सतह होनी चाहिए। तीसरी बात है कि वो क्लीन सरफेस पे ले, तो जहां भी उसने बार बार छुआ हुआ है किसी भी जगह को अपने हाथ से, या खांसी करी है या कहीं भी उसके एरोसॉल्स हो सकते हैं वायरस, उस जगह को डिसइंफेक्ट कर ले अच्छे से। और कई लोग ये कहते हैं कि ब्रेस्ट को भी क्या बार बार धोना पड़ेगा, तो ये देखा गया है कि अगर उसकी बेयर ब्रेस्ट है और उसने खांसा है उसमें या छींका है तो उसको क्लीन करने की जरूरत है। लेकिन अगर वो क्लोथ से कवर्ड है और वो उसने उस पर कंटेमिनेटेड नहीं है तो वो बार बार ब्रेस्ट धोने की जरूरत नहीं है। बट सरफेस जहां वो बच्चे को ले रही है, जिस कपड़े में, जिस जगह पे, दैट हैज टू बी डिसइंफेक्टेड। तो ये 3 चीजों का बहुत जरूरी है ध्यान रखना, और अपना ही दूध दे, और दैट इज मोर इम्पोर्टेंट रादर देन गिविंग एनीथिंग फ्रॉम आउटसाइड। जी, मेरी सहयोगी मुनमुन भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। मुनमुन, मैं चाहूंगी कि अगला सवाल डॉक्टर अनीता से आप लें, खासकर पीरियड्स को लेकर जो समस्याएं होती हैं। That's right, Mamta. So, Dr. Anita, many women wonder whether they should go in for vaccination while their periods are on. What would you say to them? If a woman has a lot of discomfort during their periods, should she go for vaccination during those days? Is there a correlation? There is no correlation like that. बट क्या होता है कि जब हम वैक्सीन लेते हैं तो कुछ साइड इफेक्ट्स है, लाइक फीवर आ गया, मैलेज हो गया, थोड़ी सी तबीयत खराब हो गई, और अगर द गर्ल इज ऑलरेडी हैविंग दैट प्री मेंस्ट्रुअल पेन और प्री मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स, व्हाट इट विल गेट लिटिल एक्सरबेटेड और थोड़ा सा ये हार्श हो जाएगा। लेकिन जरूरी नहीं है सबके साथ ऐसा होगा। तो या तो अगर वो बहुत ज्यादा इस तरह की विलिंग है कि नहीं मैं इतना हार्श नहीं ले सकती हूँ, then she can postpone or she can reschedule her vaccination. But otherwise we say there is nothing to be panic about it. She can take any time. And secondly, these symptoms will subside on its own. And इतना ज्यादा कई लोगों में देखा भी नहीं गया है। And secondly, एक और मिथ है जो मैं आपको कहना चाहूंगी कि कई लोगों का कहना है कि अगर हम पीरियड्स के बीच में लेंगे या पीरियड्स में लेंगे तो हमारी इम्यूनिटी कम है, तो शायद ये वैक्सीन का इफेक्ट इतना नहीं आएगा। लेकिन ये जो है इम्यूनिटी का मेंस्ट्रुअल से कोई रिलेशनशिप नहीं है पीरियड से, ये तो एक हार्मोनल चेंज है, इसमें कोई इम्यूनिटी ना कम होती है ना ज्यादा होती है। तो इसलिए ये कोई मिथ है ये हमारा कि हम कब लें ये वैक्सीन। हम एनी टाइम ड्यूरिंग पीरियड्स, बिफोर पीरियड्स, आफ्टर पीरियड्स, एनी टाइम वी कैन टेक, only if you are very much susceptible or you are very much concerned about your premenstrual problems that it will aggravate, it can aggravate, so you can reschedule your vaccination. Dr. Anita, another question for you is that if pregnant or lactating mothers show symptoms, if they show symptoms like cough, cold, fever, what is it the first thing that they should do? देखिए, फर्स्ट थिंग जो है वो उसको अपने को क्वारंटाइन कर लेना चाहिए ताकि वो और फैमिली मेंबर्स के कांटेक्ट में ना आए, और उसके जो खाने के बर्तन हैं, पीने के बर्तन हैं, कमरा है, सब कुछ उसको अपने को अलग रख लेना चाहिए। सेकेंड थिंग है कि उसको अपना टेस्ट जरूर भेजना चाहिए सो दैट शी नोज दैट वेदर शी इज पॉजिटिव और नेगेटिव। thirdly, she should, as Aparna also said, she should take care of her diet, the rest, and ventilated airy कमरा होना चाहिए जहां वो रह रही है। लेकिन वॉकिंग, अगर प्रेग्नेंट मदर है तो उसको वॉक करना चाहिए कमरे में। शी शुड नॉट बी जस्ट आइडली लाइंग डाउन लाइक दैट, शी शुड बी एम्बुलेंट। उसको अपनी मेडिसिन जो है वो चालू रखते रहना चाहिए। और जैसा कि हमने बताया कि अगर ब्रेस्ट फीडिंग मदर है तो शी हैज टू टेक ऑल रेस्पिरेटरी प्रिकॉशन, mask and everything, because the baby is with her, she has to feed the baby, and once she has and this, along with this, she has to take care of her temperature monitoring as well as SpO2 monitoring, क्योंकि पता नहीं है कि वो कोविड हो भी सकती है और रिजल्ट आने में 2 या 3 दिन लग सकते हैं। and as soon as she receives the result of the test, she should be informing to her treating physician or treating gynecologist so that next step can be taken for the medicines and for the management. जी बिल्कुल। इस वक्त हम डॉक्टर सुगंधा आर्या को भी इंट्रोड्यूस करना चाहूंगी क्योंकि पैनल ऑफ डॉक्टर्स हमारे साथ हैं जो महिलाओं से जुड़े और बच्चों से जुड़े सवालों के जवाब देंगे। और फेसबुक पर भी हमारे दर्शक हमारे साथ जुड़ सकते हैं, अपने सवाल पोस्ट कर सकते हैं डीडी न्यूज लाइव में।
और डॉक्टर सुगंधा आर्य, प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ पेडियाट्रिक्स, सफदरजंग हॉस्पिटल एंड बीएमएमसी, हमारे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर सुगंधा आर्य, फेसबुक पर सवाल आ रहा है कि बच्चों को लेकर बहुत सारे डर हैं लोगों के मन में, लेकिन ये भी सवाल पूछ रहे हैं कि अगर इन्हें हवाई यात्रा पर जाना है जो बहुत जरूरी है बच्चों के साथ, तो बच्चों के लिए क्या कुछ खास मेडिसिन लेकर जानी जरूरी है? डबल मास्क क्या बच्चों को भी पहनाया जा सकता है? क्या कुछ एहतियात हो सकती है? बच्चों के मास्किंग को लेके जो इशू है, बात तो वही है जो एडल्ट्स में है कि उनका प्रोटेक्शन होता है, बट छोटे बच्चों को मास्क प्रॉपरली मास्क पहनाना इज डिफिकल्ट अगेंस्ट देयर विशेस। सो 2 years, इवन कुछ लोग कहते हैं 5 years तक भी हम बच्चों को, वी आर नॉट डूइंग इट फोर्सफुली, बट देयर आर मेनी चिल्ड्रन हु विलिंगली पुट द मास्क प्रॉपरली, especially above 2 years of age. So that if that is possible, that definitely should be encouraged regarding the masking. Otherwise, there is no different separate precautions for children. It's the same as for the adults. The route of transmission remains the same for the children, and children are also at risk of picking up infections wherever they go or wherever they travel. So same precautions to continue, and mask, if child is convinced and the child is ready to do, definitely it should be encouraged. All right. Munmun, you can take the question. Dr. Sugandha, one question that also comes to mind is that should pregnant and lactating mothers, if they develop any symptoms of COVID-19, try any home remedies, because whatever they'll consume might go through the placenta to the fetus, especially pregnant women, is what I mean. Most of the home remedies which people are using in the pandemic, most of them are not tested, but most of them are pretty safe also. They are using the throat soothing agents, and those things are pretty harmless. If anything else, Dr. Anita or other gynecologists want to add, but there is nothing specific in the home remedies which we say mothers can have the normal diet and the normal things they normally take in pregnancy. Nothing special in the COVID pandemic. Same precautions and same drugs to continue, same medicines. जी डॉक्टर पर्णा, प्रेग्नेंट वुमेन को वैसे ही बहुत एहतियात बरतनी पड़ती है, लेकिन प्रेग्नेंट वुमेन में भी, डॉक्टर पर्णा से सवाल लेना चाहूंगी, प्रेग्नेंट वुमेन में भी डॉक्टर पर्णा देखा जाता है कि सिम्टम्स अलग अलग होते हैं। ऐसे में क्या प्रेग्नेंट वुमेन को लेकर जब डॉक्टर्स विजिट्स की बात की जाती है, आपने कहा कि 8 से 4 कर दी गई हैं, तो क्या अल्ट्रासाउंड करवाना, जहां पे कई डॉक्टर्स, कई प्राइवेट डॉक्टर्स खास तौर पे कि अल्ट्रासाउंड ज्यादा करवाने के लिए बुलाते हैं, या कुछ भी छोटी सी भी प्रॉब्लम हो तो क्योंकि पेशेंट को एंजाइटी बहुत ज्यादा है तो डॉक्टर्स उनको बुला लेते हैं, ऐसे में पेशेंट को किस तरह से इंटेलिजेंटली मेडिकल एड को यूज करना चाहिए? तो आई थिंक अभी सब दोनों ही तरफ से काफी जागरूकता है इस बारे में कि ना डॉक्टर चाहते हैं कि पेशेंट आए, ना पेशेंट चाहते हैं कि वो डॉक्टर के पास जाएं। तो आई थिंक काफी जागरूकता दोनों ही तरफ से है। तो हम लोगों ने अभी काफी एक प्रोटोकॉल्स क्लियर हैं कि पहला स्कैन और अल्ट्रासाउंड का भी, मतलब यूज ऑफ मेडिसिन और अल्ट्रासाउंड दोनों ही बहुत रैशनली किया जाए। अल्ट्रासाउंड, आप पहला अल्ट्रासाउंड जो है वो 3 महीने पे, जिसको हम 12 हफ्ते का अल्ट्रासाउंड एक करते हैं, जिसको हम NT-NB स्कैन बोलते हैं, तब कराया जाए। दूसरा अल्ट्रासाउंड, आप जो बनावट का अल्ट्रासाउंड जो हम करते हैं वो 18 से 20 हफ्ते पे करा जाए। और तीसरे अल्ट्रासाउंड की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं होती है, और अगर बहुत ज्यादा आप कराना चाहते हैं तो एक ग्रोथ स्कैन हम बोलते हैं जो 32 वीक्स पे, मतलब 8वें महीने पे होता है। तो ये एक 3 अल्ट्रासाउंड होते हैं जो एक बेसिक करना चाहिए। और अगर इसके अलावा कुछ करना है तो एक्चुअल में अगर दिक्कत है, जैसे कि बच्चा आपका नहीं घूम रहा है ना, या बच्चा कमजोर है, और अगर एक्चुअली में कोई दिक्कत लग रही है तभी इंडिकेटेड है, तभी करना है। बच्चे में कमजोरी है, बच्चे को खून नहीं जा रहा है, इस तरह के इंडिकेशंस में ही करना है, अदरवाइज नहीं करना है। उसी तरह मेडिकेशंस का भी बहुत ही यूज केयरफुली, रैशनली करना है। कोविड में भी मोस्ट ऑफ द, जैसे मैंने कहा, 95% ऑफ द टाइम एक वायरल बीमारी की तरह निकल जाएगा, जिसमें सिर्फ पैरासिटामोल और हाइड्रेशन, पानी पीजिए अच्छे से, फ्लूइड्स मेंटेन करके सिर्फ पैरासिटामोल लेके ही निकल जाएगा। उससे ज्यादा जो भी मेडिकेशंस हैं वो अंडर गाइडेंस ही लेना है, और 1-2 दवाइयां हैं जो सेफ है प्रेगनेंसी में और वो ली जा सकती हैं। तो बहुत ही रैशनल यूज इन कंसल्टेशन विद गायनेकोलॉजिस्ट और फिजिशियन, दोनों से ही करके, टेली कंसल्ट करके ही लेना है। बहुत ज्यादा फिजिकल विजिट्स पे अब हम भरोसा नहीं करते। Dr. Sugandha, there's a question that's come in on Facebook page. Abhinav Kishore is asking that
His maternal grandmother is 70 years old and is a heart patient. She took the second dose of Covishield on 28th April. What are the precautions that she should take as her family members have recently tested positive for COVID-19? Sorry, I didn't get the question. She has got vaccinated and last vaccination on 20th April. And what is the query after vaccination? Most of her family members are positive. So what precautions should she take at home? And she his grandmother is already vaccinated. One thing should be very clear to everyone, that vaccination doesn't make somebody totally safe from COVID. That once the vaccination is done, then we can just leave ahead the precautions. She is an elderly lady and who are at high risk. And even post-vaccination, it is, although the studies are showing vaccinated individuals are getting less infections, they are needing less ICU care or less mortality. But it is not that it is not happening. Severe cases are still happening, although less commonly. So all the precautions, we need to isolate her from all the positive cases, just like any other family member, and probably more so. She is one of the high-risk individuals at home. So don't take it easy just because she is vaccinated with 2 doses. She needs full isolation from the COVID positive individuals. जी डॉक्टर सुगंधा, अगला सवाल भी आप ही से लेना चाहूंगी, क्योंकि सपन अस्थाना पूछ रहे हैं ये सवाल फेसबुक पर कि इनके बेटी 2 साल की है, लेकिन कोविड की वजह से, कोविड के डर की वजह से जो रेगुलर वैक्सीनेशन होती है बच्ची की, वो नहीं हो पा रही। तो ऐसे में वो जानना चाहते हैं कि क्या करना चाहिए। ये आपने बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा है और हम लोग ये एक्सपीरियंस कर रहे हैं। हमारे बच्चे 5-5, 6-6 महीने, 1-1 साल वैक्सीनेशन पोस्टपोन हो रहे हैं जब से पैंडेमिक शुरू हुआ है। तो मैं आपके माध्यम से ये बड़ा क्लियरली पेरेंट्स को समझाना चाहती हूँ कि रूटीन वैक्सीनेशन को हमें नहीं डिले करना चाहिए। कोविड पैंडेमिक में बाकी डिजीजेस का रिस्क भी उतना ही है हमें। मीजल्स है, डिफ्थीरिया है, पर्टुसिस, टेटनस, और ये बीमारियां फिर पकड़ने लगेंगे बच्चे। तो हमें वैक्सीनेशन को बिल्कुल डिले नहीं करना है। और अगर बच्चे ठीक नहीं है, बच्चे की तबीयत ठीक नहीं है, देन इट्स अ डिफरेंट थिंग। बट अगर बच्चे का वैक्सीनेशन ड्यू है तो प्लीज आप विद कोविड प्रिकॉशंस अपने सेंटर को विजिट करिए। वहां पे वैक्सीनेशन कोविड प्रिकॉशंस के साथ लगाई जाती है और अपने बच्चों को वैक्सीनेशन एज शेड्यूल लगाइए। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज क्या होगा, हमारे बच्चे कोविड से हम बचा रहे हैं तो हमारे बच्चे कोई दूसरी बीमारी पकड़ना शुरू कर देंगे, जो कि दूसरी हमारे लिए, बच्चों के पेरेंट्स के लिए प्रॉब्लम बन जाएगी। तो प्लीज उनको जो भी इनके बच्चे का वैक्सीनेशन ड्यू है वो जल्दी से जल्दी इनको लगवाना चाहिए। Right, Dr. Aparna, one question is being repeatedly asked, and that is whether lactating mothers can go in for vaccination. I believe that this issue has already been addressed, but for the benefit of the viewers, if you could reiterate. I would again reiterate. मैं फिर से यही बताना चाहूंगी कि आज की डेट में अभी मैं नहीं बोल सकती, बट बहुत ही जल्द हम अभी, क्योंकि काफी संस्थानें हैं जो काम कर रही हैं इस इशू के ऊपर, है ना। बहुत सारे, जैसे हमारी फॉक्सी है, वो उन्होंने एडवाइजरी निकाली है जो कह रही है कि हम लोगों को इस दिशा में काम करना चाहिए, प्रेग्नेंट वुमेन को सेफ रखना चाहिए, लैक्टेशन में देना चाहिए। लेकिन ये एक एडवाइजरी है, अभी गवर्नमेंट की तरफ से ये आदेश नहीं आया है, तो हम इसका वेट कर रहे हैं और हम एक्सपेक्ट करते हैं कि अभी अगले 1-2 हफ्ते में या कुछ दिनों में ही ये एडवाइजरी आएगी। लेकिन जब तक ये एडवाइजरी नहीं आती है तब तक हम नहीं दे सकते। ऑल्दो एक्सपीरियंस से हम कह सकते हैं कि शायद ये वैक्सीन सेफ है, बट जब तक ये एडवाइजरी गवर्नमेंट की तरफ से नहीं आती है, हम फ्रीली हम नहीं दे सकते ये वैक्सीन। जी डॉक्टर अनीता, यहाँ पर एक सवाल, कुछ दिन वेट करें, जब तक हमारी सरकार की तरफ से एडवाइजरी नहीं आती हम नहीं दे सकते। बिल्कुल ठीक बात। तो गाइडलाइंस का वेट करना बहुत जरूरी है। हालांकि चूंकि आपने ये भी बात बताई थी डॉक्टर अपर्णा कि mRNA वैक्सीन को लेकर अमेरिका में कुछ स्टडीज हुई हैं, ऐसे में एक सवाल फेसबुक पर ये भी पूछा जा रहा है कि क्या फिर mRNA वैक्सीन का भारत में आने तक का वेट किया जाए और वो लैक्टेटिंग वुमेन को दी जाए? उसमें तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो लेट अस नॉट वेट फॉर mRNA वैक्सीन्स टू कम। हम अभी वेट कर रहे हैं अपनी गवर्नमेंट की एडवाइजरी का, जिसमें वो हमें ये बताएंगे कि हम कोवैक्सीन लैक्टेटिंग वुमेन में ले सकते हैं कि नहीं। तो हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये एक एडवाइजरी जब हमारे पास गवर्नमेंट की तरफ से आ जाती है, क्योंकि देखिए हमें ये समझना है कि जब पूरी जो गवर्नमेंट की, जो हमारे देश की टॉप एजेंसीज हैं, जिसमें गायनेकोलॉजिस्ट हैं, जिसमें
जो इम्यूनाइजेशन स्पेशलिस्ट हैं, ये सारे लोग मिलके बैठ के ये डिसाइड करते हैं कि प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग महिलाओं के लिए एक एविडेंस को लेके क्या बेनिफिशियल है। तो इसमें और फॉक्सी की तरफ से एक स्ट्रॉन्ग एडवाइजरी आया है कि हमें प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग वुमेन को इम्यूनाइज करना चाहिए। तो इन सब चीजों पे बहुत काम हो रहा है, इन सब चीजों पे बहुत विचार हो रहा है। तो एज सून एज एक एडवाइजरी आएगी तो मैं खुद ही मतलब मैं भी सारे न्यूज चैनल्स को भी ये बोलूंगी कि फिर से इस तरह का एक प्रोग्राम किया जाए कि एडवाइजरी आ गई है, अब हमें लेना चाहिए, है ना। तो फिर से हमारी तरफ से, मीडिया की तरफ से भी ये जिम्मेदारी जरूर होगा डॉक्टर पर्णा, आ गई है अब ले लिया जाए। लेकिन आज की एक्चुअली डेट में अभी मैकेनिज्म नहीं ऑफ है एक्शन को देखा जाए तो देखा जाएगा कि ये हार्मफुल नहीं है, इट कैन बी गिवन, बट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को नेचुरली थोड़ा टाइम, दे हैव टू सी द सेफ्टी आल्सो कि सेफ्टी है, सारी वैक्सीन दी जा सकती है, तो इट शुड नॉट बी इन हरी। अभी तो हमने 18 साल से बड़े बच्चों का भी शुरू किया 45 इयर्स तक, so it will also come, so people should not panic, and it will come soon or the late. Right. Dr. Anita, one question on Facebook is related to whether those people who have anxiety or depression should get vaccinated. Well, this is a broad question. I would also want you to comment on whether pregnant or lactating mothers who develop signs of depression or anxiety, what should they do? Should they go in for vaccination? What is the kind of care that they should take at their personal level? First thing is we should support them because they are naturally, the pregnancy and lactation is already a condition which gives stress to the mother because she wants to do the best for her child, she wants to do for the growing fetus, so that is a stress already. So it's our aim or it's our duty to make her stress free. The family members should be with her, they should have video chatting, or they can talk to her frequently if she is quarantined somewhere. So she should not be left alone. So she should have a feeling of belongingness. That's, yeah, we all are with you. This is for with all the patients we are seeing, COVID patients. All are going in stress and they are really having mental breakdown because they feel no one is there with them. So we have to be with them. And breastfeeding mothers, it has been seen that if they breastfeed, there is some calmness or some stress-free things are there for her. So she should continue breastfeeding, should not stress herself. She will be relaxed with that, and all family members should join her जी with alleviating her stress. डॉक्टर सुगंधा आर्य, आपसे एक सवाल लेना चाहेंगे। अमित राठौर पूछ रहे हैं ये बात कि लेडी ने वैक्सीन ली जिसके बाद वो प्रेग्नेंट हो गई, 4 महीने की प्रेगनेंसी है, दूसरा डोज नहीं लिया वैक्सीन का, एक ही डोज लिया था, कोई प्रॉब्लम्स तो नहीं होंगी? देखिए, अभी जैसे डॉक्टर पर्णा ने बताया कि अभी हमारे पास गाइडलाइंस नहीं है रिगार्डिंग द सेकेंड डोज और इवन द फर्स्ट डोज, एनी डोज ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो अभी हम सेकेंड डोज तो नहीं दे सकते हैं, पर ऐसा नहीं है कि एक डोज लेने के बाद सेकेंड डोज ना लेने से कोई परेशानी होगी, ऐसा कोई वो नहीं है उस केस में। तो प्रेगनेंसी इस केस में कंटिन्यू रहती है। इवन देखा गया है स्टडीज में कि एंटीबॉडीज कई बार प्लेसेंटा से बेबी को भी ट्रांसफर होती हैं। दीज थिंग्स हैव आल्सो बीन सीन। बट जहां तक इनका सवाल है, इसमें इनको घबराने की कोई बात नहीं है। अभी तो जब तक गाइडलाइन नहीं है हम लगा नहीं सकते हैं, और जैसे ही अगर गाइडलाइन आती है देन सेकेंड डोज भी ये ले सकती हैं उसके बाद। लेकिन इसमें कोई घबराने की बात नहीं है कि इससे कोई हार्म होगा कि एक डोज मिला और सेकेंड डोज नहीं मिला, इसका कोई नुकसान नहीं है। डॉक्टर सुगंधा, प्रेगनेंसी में भी कंटिन्यू करने में कोई डर की बात नहीं। बिल्कुल। Dr. Sugandha, one question that comes to mind is that some of the symptoms of COVID-19 are loss of taste, loss of smell, and also loss of appetite. So if a pregnant mother or a lactating mother has those symptoms, should she give up on nutrition or should she continue to have balanced meals? No, rather that will make, as we have discussed, pregnancy and lactation 2 times of life, where nutrition is very important, not for herself, but also for the baby. For the fetus, the baby who is growing inside, and later on for the baby who is breastfeeding. So now she should rather give more effort or more ज़्यादा ध्यान देना चाहिए बच्चे मदर को अपने खाने पर। तो जैसे अभी बताया गया कि कोविड पॉजिटिव पेशेंट के लिए जैसे कि अगर उनको टेस्ट नहीं आ रहा है तब भी उनको थोड़ा थोड़ा अमाउंट करके चाहे फ्रीक्वेंटली खाएं, पर अपनी डाइट उनको बैलेंस डाइट बनाए रखना बहुत ज़रूरी है बच्चे की ग्रोथ के लिए। जी डॉक्टर पर्णा, फेसबुक पर सवाल पूछा जा रहा है कि इनकी सिस्टर 4 मंथ प्रेग्नेंट है,
वो पूछ रहे हैं कि क्या विटामिन सी और जिंक जो अमूमन कहा जाता है कि इस समय अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए आपको लेना चाहिए, तो क्या उनको ये लिया जाना चाहिए पैंडेमिक के रिक्वायरमेंट्स को देखते हुए, जो मल्टीविटामिन अमूमन प्रिस्क्राइब किए जाते हैं, अगर उनको कोविड नहीं है तो भी क्या लेने चाहिए उन्हें? प्रेगनेंसी की रिक्वायरमेंट, प्रेगनेंसी में भी विटामिन सी हम ले सकते हैं, तो इतनी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, है ना। तो हम लोगों को वैसे भी हम जैसे प्रेगनेंसी में हम अनीमिया के लिए भी प्रिस्क्राइब करते हैं विटामिन सी, सो इट इज नॉट, एंड विटामिन सी इज अ वाटर सॉल्युबल विटामिन, तो इसका कोई ऐसे बहुत ओवरडोज भी नहीं होता है। सो इन अ नॉर्मल बी कॉम्प्लेक्स जो हम लेते हैं, दैट यू कैन टेक वेरी वेरी नॉर्मली to keep yourself well and maintain your normal levels in the pregnancy and fight your maintain your immunity, so that is not a problem in pregnancy. जी, इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं गुड़गांव से, सलमान अपने सवाल के साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर नीता, हम चाहेंगे कि आप जवाब दें। सलमान, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। मैम, मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर कोई इस टाइम फैमिली प्लानिंग के लिए सोच रहा है तो उसे वैक्सीनेशन के लिए जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए? डॉक्टर नीता। हाँ, वैक्सीनेशन के लिए वो जा सकता है। फैमिली प्लानिंग से इसका कोई रिलेशनशिप नहीं है, वो अलग चीज है। आप फैमिली प्लानिंग भी साथ में अपना ले सकते हैं और साथ में आप कोविड वैक्सीनेशन भी करा सकते हैं। वैसे इसी से जुड़ा हुआ एक सवाल ये भी बनता है डॉक्टर नीता कि जो लोग फैमिली प्लान करना चाहते हैं, कोविड की वजह से बहुत सारे लोग हैं जो इसको डिले भी कर रहे हैं, लेकिन ऐसे में उनको जो कंसीव करना चाहते हैं उनके लिए क्या कोई सजेशंस? ऐसी कोई गाइडलाइंस नहीं है, दे कैन कंटिन्यू विद इट, एंड अभी वैक्सीन के लिए भी आ जाएगा तो दे विल बी एबल टू टेक द वैक्सीन एंड दे कैन गेट प्रेग्नेंट वाइल, जैसे अभी बात हुई है कि 4 महीने पहले लगा है और प्रेगनेंसी भी है, तो दे कैन कंटिन्यू प्रेगनेंसी ऑल्सो। ऐसी कोई गाइडलाइंस नहीं है। Dr. Aparna, I'll take that forward, and I understand that this issue was addressed earlier, but would want you to reiterate about if someone plans pregnancy and gets pregnant, should that person prefer virtual consultations to hospital visits so as to minimize the risk of any exposure? जी, तो इसमें बिल्कुल भी हम लोगों को क्लैरिटी है इस बारे में, that as I mentioned, we were always advocating like those 4 visits have to be physical and the rest 4 are virtual. So this is what it has to be, a mix and match of physical with virtual visits. So this is how we plan it now, and हम लोगों को मतलब इस तरीके से है कि गवर्नमेंट सेटअप में रहकर भी हम आजकल टेली कंसल्ट की फैसिलिटी हम बढ़ाना चाहते हैं। तो अपने अपनी फैसिलिटी के हिसाब से आजकल फोन्स सभी के पास हैं, इवन स्मार्टफोन की फैसिलिटी आजकल दूर दराज के एरिया में भी है। तो हमें हर तरीके से हमें कोशिश करनी चाहिए कि फिजिकल विजिट्स जितना हो सके कम करिए, मिनिमम 4 विजिट रखिए प्रेगनेंसी में। उस हिसाब से आप अपना विजिट्स को टेलर करिए कि 4 विजिट में आपको जितनी रिपोर्टें दिखानी है, जितना चेकअप कराना है वो सब करिए, बाकी सब कुछ जितना हो सके फोन पे करिए। सो ये इस तरीके की जो टेलरिंग है ये बहुत ज्यादा जरूरी है आजकल के जमाने में, क्योंकि हमें भी पता है कि जितना आप हॉस्पिटल आएंगे, मरीज इधर आएंगे, भीड़ बढ़ाएंगे, उतना दिक्कत सभी को। जी डॉक्टर सुगंधा, एक सवाल कोविड को लेकर है जनरल, लेकिन ये सवाल इसलिए जरूरी है कि बहुत सारे लोग इस तरह के सिम्टम्स महसूस कर रहे हैं और शायद इस दौर से भी गुजर रहे होंगे, क्योंकि इनकी वाइफ संजीव पांडे पूछ रहे हैं फेसबुक पर कि इनकी वाइफ 33 इयर्स की हैं, उनको 1 हफ्ता पहले फीवर आया जो ठीक हो गया, जुकाम आया जो ठीक हो गया, लेकिन उनकी स्मेल चली गई, सेंस ऑफ स्मेल चली गई है, कोई दवाई नहीं ले रहे, वो कोविड का टेस्ट भी नहीं कराया है, ऐसे में उन्हें क्या करना चाहिए? देखिए, अभी जैसे इस सिचुएशन में अब जब पेंडेमिक ये जो हम लास्ट 1-1.5 महीने से देख रहे हैं कि ये जो सिम्टम्स हैं ये वेरिएबल कोविड के भी सिम्टम्स, कोविड के सिम्टम्स हो सकते हैं, उनको कोविड रहा हो, तो उसमें जो है दवाइयाँ वैसे भी कोविड के लिए हम कोई स्पेसिफिक मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते नहीं है। ये अगर कोविड है तो एक ही माइल्ड केस है, और माइल्ड केस के लिए सिर्फ सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट ही चाहिए होता है कि अगर फीवर हो तो पैरासीटामोल लें, अच्छा खाना खाएं, हाइड्रेशन ठीक रखें, दैट्स ऑल। तो कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट लेने की जरूरत नहीं है, पर हाँ उनको सिम्टम्स होने के बाद से अपने आप को आइसोलेट करना चाहिए था, और अगर किया है तो उसको कंटिन्यू करें एटलीस्ट 10 डेज फ्रॉम द डे ऑफ सिम्टम, ये मानते हुए कि उनको कोविड है। और नहीं, ये 10 डेज का आइसोलेशन कैन बी यूजफुल, क्योंकि अगर ये कोविड है तो इससे पहले कि घर के बाकी लोग पकड़ें तो आपको एक तो आपने टेस्ट भी नहीं कराया, वैसे भी नहीं मालूम, और कई बार टेस्ट नेगेटिव भी आ जाता है, ये भी हो जाता है। तो
आज की स्थिति देखते हुए अगर सिम्टम्स कोविड जैसे हैं, कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट मत लीजिए, सिर्फ अपने खाने पीने का ख्याल रखिए, लेकिन हाँ, घर में आइसोलेशन प्रैक्टिस करिए, हैंड हाइजीन और रेस्पिरेटरी हाइजीन, मास्क, ये प्लीज यूज करिए ताकि घर के बाकी लोग नहीं पकड़े। जी बिल्कुल सही कहा आपने कि अपने आप को आइसोलेट करना, अगर सिम्टम कोई भी नजर आया है तो सबसे पहली बात है वो जरूर ये कदम उठा लेना चाहिए। खासकर आजकल डॉक्टर्स यही प्रिस्क्राइब कर रहे हैं, एनी सिम्टम यू टेक इट एज अ सिम्टम फॉर कोविड। इस वक्त हमारे साथ मंडी हिमाचल प्रदेश से रणबीर जुड़ गए हैं। रणबीर, क्या है आपका सवाल? हेलो जी रणबीर, बताइए। नमस्कार मैडम। नमस्ते। मैं रणबीर बात कर रहा हूँ हिमाचल प्रदेश मंडी से। एक्चुअली में मेरी और मेरी वाइफ की मैडम कोविड की पॉजिटिव रिपोर्ट आई है, तो अभी हमारा बेबी है एक 9 मंथ का, तो हम अभी उसको केयर करने के बारे में मतलब किस तरीके से केयर करें ये पूछना चाहते हैं। जी डॉक्टर अनीता गुप्ता। देखिए 9 मंथ्स का है तो आप इसको मेरे ख्याल से कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग, आपने ऊपर से खाना खिलाना पूरा कहा शुरू कर दिया होगा, तो फिर वही बातों का ध्यान रखना है कि हमें मास्क पहनना है जब भी हम बच्चे को हैंडल करेंगे खाना खिलाने में। ब्रेस्ट फीडिंग उसकी कंटिन्यू रखिए, खाना जो भी आप उसको दे रहे हैं पूरा का आहार दीजिए, अपना मास्क पहनिए और साथ में बच्चे को जब भी टच करें हाथ धो लीजिए, और खाना खिलाते टाइम भी, दूध पिलाते टाइम भी, और बच्चे को इस तरह से आप उसका रेस्पिरेटरी हाइजीन का बहुत ध्यान रखें, खांसें या छींके वहां पर नहीं, और मास्क पहने रखें अपने साथ। तो ये सब चीजों का ध्यान रखें ताकि बच्चे को एक्सपोजर ना हो, लेकिन उसका पूरा आहार चालू रखें, ब्रेस्ट फीडिंग चालू रखें अगर आप दे रहे हैं। Dr. Sugandha, in the home care guidelines that have been issued by the government, there is stress on ensuring that there is adequate hydration of the COVID positive patient, or the COVID positive patient should consume lots of water. Is that something that should be done by COVID positive pregnant mothers and lactating mothers as well? Yes, definitely. All the individuals, even maybe more so in them lactating and pregnant, otherwise all the individuals in any viral febrile illness, this is a basic principle. अगर हम चाहते हैं जो भी वायरल फीवर होते हैं कोविड की तरह, इसमें हाइड्रेशन रखना बहुत ज़रूरी रहता है, ये अर्ली रिकवरी करता है। तो फ्लूइड्स लेते रहें, प्लेन वाटर भी लें, इसके अलावा होम मेड फ्लूइड्स भी घर में लेते रहें डिफरेंट टाइप से। तो हाइड्रेशन मेंटेन करना तो सारी सिचुएशंस में बहुत ज़रूरी है कोविड में। इसी के साथ मैं जोड़ना चाहूंगी कि क्या हाइड्रेशन के साथ खासतौर पे प्रेग्नेंट वुमेन के लिए जैसे कहा जाता है, क्या वो गिलोय का जूस, आंवले का जूस, तमाम और जूस इम्यूनिटी बढ़ाने को लेकर, जिंक टेबलेट्स, क्या वो ये भी ले सकती हैं? हालांकि ऐसा ही एक सवाल पहले हम ले चुके हैं, लेकिन इसी सवाल को आगे बढ़ाना चाहूंगी। हाँ जी बिल्कुल, जो इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए चीज़ें ली जाती हैं या प्रेगनेंसी में ऑलरेडी सेफ चीज़ें हैं, वो सब कंटिन्यू कर सकते हैं। कोविड की वजह से कोई स्पेसिफिक कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है कि प्रेगनेंसी कोविड हो गया इसलिए अब ये मत खाइए या ये मत पीजिए। वो सेम रिकमेंडेशंस कंटिन्यू करते हैं, जैसे पहले अच्छी डाइट रिकमेंडेड थी प्रेगनेंसी में, बिल्कुल वैसे ही हमें कंटिन्यू करना चाहिए। और ये इम्यूनिटी के लिए जिंक, विटामिन सी वगैरह लेने में कोई हार्म नहीं है प्रेगनेंसी में। Right, Dr. Anita, some parents might wonder whether it is safe to put masks on children who are younger than 2 years. Is there any advisory from the government on whether masks or face shields can be used or put upon children? I don't think there is any advisory like this, लेकिन बच्चे जो है ऐसा अनसेफ होंगे ऐसा भी कुछ नहीं देखा गया है, लेकिन वो लगाते ही नहीं है। That is the main problem because they don't put it for a longer time. So we have to make them understand that this is the time when they are going out, at least that time they should wear it. 2 years of age. They are small, masks are coming, but kids, if it's very less, then I think Sugandha will be better, but no recommendation I have seen saying that it is harmful, it should not be put. जी इस वक्त कॉलम मुजफ्फरपुर से हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर, उनका सवाल लेते हैं। जी पूछिए अपना सवाल। नमस्ते मैम। नमस्ते मैम, मेरा सवाल ये है कि जो कोविड जैसी जो सिचुएशन है मैम जी मैम, तो ऐसी स्थिति में जो बच्चों पर संक्रमण का खतरा है और ऐसी स्थिति में परिवार काफी चिंता में होते हैं, बच्चों को संक्रमण होता है, तो और जो बेड की बदहाली और अस्पतालों की जिस तरह से बदहाली है मैम, तो बच्चों का इलाज
कैसे घर पर किया जा सके, होम आइसोलेशन रह करके किस प्रकार से किया जा सके, डॉक्टरों के पैनल से मेरा यह सवाल है। क्योंकि बच्चों पर ये संक्रमण अगर देखा जाए, जैसे छोटे छोटे बच्चे होते हैं 5-6 साल के बच्चे। जी, आपका सवाल हम समझ गए डॉक्टर सुगंधा, आप इसका जवाब देना चाहेंगे, बच्चों की कैसे ट्रीटमेंट करें? बच्चों के केसेस में हमने अभी तक देखा है कि बच्चों में मोस्टली माइल्ड इलनेस होती है। मोस्ट ऑफ द केसेस में उनको हल्का बुखार या जुकाम रहता है और उसके बाद वो यूजुअली मॉडरेट या ज्यादा उसमें बीमारी में वो नहीं जाते हैं। और आपकी बात बिल्कुल सही है, ऐसे बच्चों को होम आइसोलेशन ही रिकमेंड किया जाता है, उनको एडमिट नहीं किया जाता है जिनकी सांस की गति तेज नहीं है, सिर्फ बुखार है, सांस में परेशानी नहीं है। तो इन बच्चों को घर में होम आइसोलेशन में इनका थोड़ा सा डिफरेंट ये है कि अडल्ट्स को तो हम पूरी तरीके से अलग कर देते हैं कि वो अडल्ट अपनी केयर पूरी तरीके से कर लेते हैं जो हेल्दी अडल्ट्स हैं। बच्चों को आप पूरी तरीके से आइसोलेट तो नहीं कर सकते हैं क्योंकि उनको किसी को उनकी केयर करनी है। जैसे कि हम नवजात की बात कर रहे हैं कि दूध पिलाना है उसको, उसकी केयर होनी है, ऐसे ही छोटे बच्चे 1 साल के 2 साल के बच्चे, इवन उससे बड़े भी बच्चे, आप उनको पूरी तरीके से अलग नहीं कर सकते हैं। तो घर के दूसरे मेंबर, उसकी मदर फादर जो हैं, जो भी केयर कर रहे हैं, वो केयर के लिए आपको बच्चे की केयर करनी होगी, उसके खाने की, पीने की, सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट की। लेकिन उन्हीं चीजों का ध्यान रख के जो हम एज एन अडल्ट रख रहे थे बच्चे के लिए, मीन्स कि अगर बच्चा इन्फेक्टेड है तब हमें वो चीजें तब भी फॉलो करनी है कि आप अपना मास्क पहने, अगर बच्चा बहुत छोटा है वो नहीं लगा सकता है, और कॉन्टैक्ट प्रिकॉशन जैसे सरफेसेस को साफ करना या आपको खुद भी अपने हाथ साफ करना तब भी जरूरी है कि अगर बच्चा इन्फेक्टेड है तो वो उससे भी इन्फेक्शन ज्यादा ना फैले, इसकी कोशिश करना एज फार एज पॉसिबल। क्योंकि बच्चों के साथ ये सिचुएशन है कि किसी को उसकी केयर के लिए उसके साथ रहना ही पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। ऐसे में जी, ऐसे में मुनमुन वक्त थोड़ा कम है, लेकिन चलते चलते फेसबुक का एक सवाल के साथ खत्म करना चाहेंगे। बहुत संक्षेप में डॉक्टर अपर्णा इसका जवाब चाहते हैं। ये जनरल सवाल है, बहुत सारे लोग इस सवाल को पूछते हैं कि अगर आपने एक वैक्सीन ली है, वैक्सीन का एक डोज लिया है, उसके बाद आप संक्रमित हो जाते हैं तो दूसरा डोज कब लेना चाहिए? जब अक्यूट फेज खत्म हो जाए, मतलब अक्यूट फेज में आपको वैक्सीनेशन नहीं लेना चाहिए। ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट है कि जब भी आप अक्यूट फेज में हैं, मतलब जब आपको बुखार हो रहा है या कुछ अक्यूट जब इलनेस है, तब आपको नहीं लेना चाहिए। अक्यूट फेज आपका जब खत्म होता है तो उसके 4 to 6 वीक्स के बाद आप वैक्सीन ले सकते हैं। अक्यूट फेज में आपको अवॉइड करना चाहिए। क्या इसका मतलब ये हुआ कि आपके जब सिम्टम्स खत्म हो जाए तो उसके बाद 4 से 6 हफ्ते के बीच में? सोसाइटीज ये कहती हैं कि आप अक्यूट फेज ऑफ इलनेस के बाद आप वैक्सीनेशन ले सकते हैं। डॉक्टर अपर्णा, अक्यूट फेज का मतलब हुआ कि जब सिम्टम्स खत्म हुए आपके? हाँ जी, उसके बाद आप ले सकते हैं। अक्यूट फेज ऑफ इलनेस में आपको नहीं लेना चाहिए वैक्सीनेशन। चलिए, वक्त अब इतना ही है। बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे डॉक्टर अपर्णा शर्मा, डॉक्टर नीता गुप्ता, डॉक्टर सुगंधा आर्या आपका, और मुनमुन आपका भी हमारे साथ डॉक्टर स्पीक में जुड़ने के लिए। तो आज की डॉक्टर स्पीक कार्यक्रम में हमने महिलाओं से जुड़े मुद्दे उठाए जो स्तनपान कर रही हैं और जो ब्रेस्ट फीड कर रही हैं। ये कार्यक्रम आप YouTube पर भी देख सकते हैं। आपके जो भी सवाल हैं उनके जवाब आपको इस कार्यक्रम के जरिए मिलते हैं। तो प्रतिदिन 12 से 1, 3 से 4 और 7 से 8 DD न्यूज आपके लिए अलग अलग विषयों पर लेकर आता है डॉक्टर स्पीक कार्यक्रम। सतर्क रहिए, सजग रहिए और जानकार रहिए कोविड को लेकर, तभी आप अपना बचाव भी कर सकते हैं और अपने परिवार का भी बचाव कर सकते हैं। और एहतियात के सारे कदम उठाते रहें। संक्रमण की इस लहर को अगर हमें तोड़ना है तो हम सबको मिलकर एहतियात बरतनी होगी। लेते हैं इजाजत, नमस्कार।